नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी उत्तराखंड एलटी एसएसटी का पेपर है, जो कि आंसर की के बाद जो रिवाइज्ड आंसर की आती है, उन आंसरों के आधार पर, उस आंसर की के आधार पर इसके उत्तर बताए जाएंगे। दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं, देखें कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो इसमें पूछा गया था, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। इसके लिए ऑप्शन थे सिंगापुर, नॉर्वे, भूटान और ब्राज़ील। इसका जो सही उत्तर है वो है भूटान। भूटान ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। आगे देखें, प्रश्न नंबर 2, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है आइजोल को मुंबई से, पोरबंदर को गुवाहाटी से, या आइजोल को कन्याकुमारी से, या पोरबंदर को सिलचर से। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है वैज्ञानिक न होना, परिकल्पना का न होना, शोध का विकल्प न होना, सामान्यीकरण का न किया जाना। क्रियात्मक शोध का सीमांकन सामान्यीकरण का न किया जाना होता है। अगले प्रश्न पर चर्चा करें दोस्तों कि राजस्व की सर्वोच्च प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। इसके लिए जो ऑप्शन थे, जेवी से ने यह कथन किसका है करके पूछा था। जेवी से ने, या एडम स्मिथ ने, या डॉक्टर डॉल्टन का, या सर हेनरी पार्नेर ने। यह कथन किसका है या किसने कहा था? जो यह कथन था डॉक्टर डॉल्टन का, कि राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। आइए आगे देखें कि प्रश्न नंबर 5, वाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? वाकर मेहंदी के जो शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन है उसके कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? इसमें ऑप्शन थे 4, 2, 1, 3। जो इसका सही उत्तर था 4। वाकर मेहंदी के जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है उसके शाब्दिक उप परीक्षणों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न, भारत में जननांगी संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष माना जाता है 1951 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1931 ईस्वी, या 1911 ईस्वी। जो इसका आधार माना जाता है वह 1921, संक्रमण का विभाजन वर्ष 1921। इसके बाद चर्चा करें 7वें प्रश्न की, तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार वाणिज्यिक बैंक में कुल जमाओं तथा रिजर्व का एक न्यूनतम अनुपात जो कि सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तरल रूप में रखा जाता है को जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इसके लिए नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, सीमांत आवश्यकता, या बैंक दर। इसे जो कहा जाता है वैधानिक तरलता अनुपात। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार वाणिज्यिक बैंक में कुल जमाओं तथा रिजर्व का एक जो न्यूनतम अनुपात होता है जो सभी वाणिज्यिक बैंक को तरल रूप में रखते हैं उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। आगे देखें प्रश्न नंबर 8 कि रिफ्ट घाटी परिणाम है किसका परिणाम है? रिफ्ट घाटी संवहन का, नापे का, भ्रंशन का, या वलन का। जो रिफ्ट घाटी परिणाम है यह भ्रंशन का परिणाम है। रिफ्ट घाटी भ्रंशन का परिणाम। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक मापन की कोटि सहसंबंध रीति संबंधित है हेराल्ड से, स्पीयरमैन से, डावर से, या
कार्ल पियर्सन से। जो सहसंबंध गुणांक मापन की कोटि सहसंबंध रीति संबंधित है, यह डामर से संबंधित है। इसका जो सही आंसर था वह था कि डामर से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें कि उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा होगी। उत्तरी गोलार्ध में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होंगे उनकी दिशा क्या होगी? इसके लिए ऑप्शन थे समदाब रेखाओं के समानांतर या वामावर्त, समदाब रेखाओं के समकोण पर या दक्षिणावर्त। इसका जो सही आंसर है वह है वामावर्त। उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा वामावर्त होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 कि सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही क्रम क्या है? जो इसका सही क्रम था दोस्तों, सीधे देखें कि सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहले पाठ्य योजना तैयार की जाती है, उसके बाद शिक्षण कार्य होता है, फिर प्रतिपुष्टि दी जाती है कि वह शिक्षण कैसा रहा, उसके बाद पुनः पाठ्य योजना तैयार की जाती है, फिर पुनः शिक्षण किया जाता है और उसके बाद फिर से प्रतिपुष्टि दी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण का जो क्रम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 एक परिभाषा पूछी गई थी कि सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह कथन किसका था करके? क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, या जेपी गिलफोर्ड का, या क्रॉनबेक का? सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन क्रो एंड क्रो का था। अगले प्रश्न पर चर्चा करें कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली मनु को कहा जाता है, या शुक्राचार्य को, या कौटिल्य को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जो इसका सही उत्तर था कौटिल्य को भारत का मनु कहा जाता है। कौटिल्य के अन्य नाम देखें दोस्तों, चाणक्य और विष्णुगुप्त हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में थे, या इनको जाना जाता है। कभी कभी इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कौटिल्य के अन्य नाम, या कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, ये प्रश्न भी बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न, अराकाम-योमा हिमालय का विस्तार है जो स्थित है, कहाँ स्थित है, यह पूछा गया था। नेपाल में, म्यांमार में, कश्मीर में, या सिक्किम में? इसके लिए जो सही उत्तर था वह था म्यांमार में। अराकाम-योमा जो म्यांमार में हिमालय का ही विस्तार है, या नहीं हिमालय को म्यांमार में, बर्मा में जो पूर्व में नाम था वहाँ पर अराकाम-योमा कहा जाता है हिमालय पर्वत को। इसके बाद अगला प्रश्न देखें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, या 10 दिसंबर 1946 ईस्वी को, या 8 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक सच्चिदानंद की सिन्हा के अध्यक्षता में हुई थी और वह अस्थाई अध्यक्ष थे। जबकि 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा का। अगला प्रश्न, शब्दों, अंकों और सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसके लिए जो सही उत्तर है अमूर्त। शब्दों, अंकों और सूत्रों को समझने के लिए अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? 1989 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में? यह 1989 ईस्वी में पारित हुआ था। जो अनुसूचित जाति व
जनजाति से संबंधित अधिनियम है, यह 1989 ईस्वी में अधिनियमित हुआ या पारित हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न, अलग अलग अवसरों पर या समतुल्य प्रश्नांशों के विभिन्न प्रश्नांश मतलब प्रश्न के सेट पर एक ही व्यक्ति के प्रांतांकों में स्थिरता अथवा संगतता कहलाती है। क्या कहलाती है? वैधता, परीक्षण, प्रतिनिधित्व या विश्वसनीयता। यह विश्वसनीयता कहलाती है। एक ही व्यक्ति के जब अलग अलग प्रश्न सेटों में संगतता आती है तो वह विश्वसनीयता कहलाती है। अगला प्रश्न था कि दसराज युद्ध हुआ था, किसके तट पर हुआ था? निम्न में से किस नदी के तट पर दसराज युद्ध लड़ा गया था? दसराज युद्ध जो है यह रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसके लिए रावी नदी सही आंसर होगा, रावी के तट पर। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना की गई। स्वराज दल की स्थापना कब की गई? आयोग ने जो पहले आंसर दिया था वह 1923 ईस्वी में दिया था और कई पुस्तकों में 1923 दिया गया है, जबकि जो बाद में रिवाइज्ड आंसर की आई उस पर आयोग ने स्वराज दल की स्थापना 1922 ईस्वी मानी है। आप देख सकते हैं इस प्रश्न को और भी कि आपको आगे के लिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या मानना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक किताबों में 1923 माना गया है, जबकि हरिहंत में इसे 1922 माना गया है। आगे चर्चा करें हम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए थे? 25, 23, 20 या 21? इसके लिए 21 ग्रुप बनाए गए थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए 21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसने कहा सुरक्षा परिषद राष्ट्र संघ की कुंजी है? इसके लिए जो ऑप्शन थे पामर और परकिंस, निकोलस, क्लाइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। पामर और परकिंस ने कहा था कि सुरक्षा परिषद राष्ट्र संघ की कुंजी है। पामर और परकिंस का यह कथन था। अगला प्रश्न देखें कि निम्न में से नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में विद्यमान है, किस अनुच्छेद एवं किस भाग में? जो भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान है वह किस में है? भाग 2 अनुच्छेद 5(6) या भाग 1 अनुच्छेद 5(6), भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 या भाग 1 अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों, नागरिकता से संबंधित जो नागरिकता का वर्णन है वह अनुच्छेद 5 से 11 तक है और भाग 2 में यह वर्णित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखें कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? इसके लिए जो ऑप्शन थे मार्शल, कीन्स, वॉकर या जे.एस. मिल। यह कथन मार्शल का था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। इसके बाद अगला प्रश्न था गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा दी गई थी। रैगनर नरकसे द्वारा, आर्थर लुईस द्वारा, लकड़वाला द्वारा या दादा भाई नौरोजी द्वारा। जो गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा दी गई थी वह ड्रैगनर एवं नरकसे के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न देखें कि मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि उत्पाद सूचकांक। इसके लिए जो आयोग ने पहला आंसर की दिया था उसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिया था, जबकि अब रिवाइज्ड आंसर की में बी और सी थोक कीमत सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इन दोनों
को सही माना है। उसके साथ साथ अगला प्रश्न था कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? राजाधिराज चोल, विजयालय राजेंद्र चोल या राजा राजा चोल फर्स्ट। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। अगला प्रश्न, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह नियम दिया है कीन्स ने, एडम स्मिथ ने, पिगू ने या JB-C ने? यह कथन से का था, जिनका पूरा नाम JB-C है दोस्तों। JB-C का कथन था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है और यह नियम JB-C का है। अगला प्रश्न था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 21B, 21A, 21D या 21C? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, यह 21A में जोड़ा गया था। इसके बाद आगे चर्चा करें हम कि अगला प्रश्न, विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें वस्तुओं का लेन देन होता है, विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है, आयात निर्यात होता है या उपयुक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है, विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। विदेशी विनिमय बाजार वह है जिसमें विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। आगे देखें प्रश्न नंबर 31 पर कि प्रश्न पूछा गया था कि वायुमंडल की किस परत में वान एलन विकिरण पेटी स्थित है? वायुमंडल के किस मंडल में या किस परत में वान एलन विकिरण पेटी है? इसके लिए ऑप्शन थे चुंबकीय मंडल में, मध्य मंडल में, ओजोन मंडल में या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर था चुंबकीय मंडल में। चुंबकीय मंडल में वाल एलन विकिरण पेटी स्थित है। अगला प्रश्न था डेविड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है। इस पर हम डायरेक्ट आंसर पर चर्चा करें कि डेविड के अनुसार जो सही क्रम था, सबसे पहले नियोजन करना, फिर व्यवस्था करना और उसके बाद अग्रसरण करना और फिर जाके नियंत्रण करना। अगला प्रश्न देखें कि निम्न में से कौन सी पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है? इसके लिए जो ऑप्शन थे भूमध्य रेखीय निम्न दबाव पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी, उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर था उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी के में अश्व अक्षांश कहलाती है या अश्व अक्षांश पेटी कहलाती है। अगला प्रश्न, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण है? निरक्षरता को कम करने की दृष्टि से या बेरोजगारी कम करने की दृष्टि से या शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से या शिक्षा पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए? जो इसका सही आंसर था या यह था कि शैक्षिक अवसरों की समानता को बढ़ाने की दृष्टि से जो नई तरह की शिक्षा व्यवस्था है या मुक्त शिक्षा है या पत्राचार शिक्षा है, इसका औचित्य है। अगला प्रश्न था कि शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है शिक्षा के प्रति? वंशानुक्रम से, बुद्धि एवं वातावरण से या वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से? इसका जो सही उत्तर आयोग ने माना वह है बुद्धि एवं वातावरण से। बुद्धि एवं वातावरण से छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है शिक्षा के प्रति। अगला प्रश्न देखें कि मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन क्या कहलाता है? स्व समायोजन कहलाता है, कुसमायोजन कहलाता है या सामाजिक समायोजन कहलाता है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो यह कहलाता है कुसमायोजन। मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन कुसमायोजन कहलाता है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 37 है
यह है कि कोलसैनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया है? 6, 10, 8 या 4? कोलसैनिक ने जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं उनको 8 स्तरों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न देखें कि किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। किसने कहा था? हर्लॉक ने, एडक्सन ने या आल्पोर्ट ने या वेबस्टर शब्दकोश ने? इसका जो सही आंसर था वह था वेबस्टर शब्दकोश ने। वेबस्टर शब्दकोश ने माना है कि विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी मिलती है? नासिक गुफा अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, भीतरी अभिलेख या नानाघाट अभिलेख? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन होता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, जिन्होंने कि अनेक युद्ध लड़े थे और उनमें विजय प्राप्त की थी, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? मार्च 1931 ईस्वी में, अगस्त 1930 ईस्वी में, अप्रैल 1931 ईस्वी में या मार्च 1930 ईस्वी में? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर मार्च 1931 ईस्वी में हुए थे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 41 कि अग्निवृत्त के नाम से जाने वाली ज्वालामुखी पेटी है। अग्निवृत्त के नाम से जाने वाली ज्वालामुखी पेटी है। इसके लिए जो ऑप्शन थे, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो अग्निवृत्त के नाम से जानी जाती है ज्वालामुखी, वह परिप्रशांत महासागरीय पेटी में जानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न कि तमिलनाडु के नायनार भक्त थे। किसके भक्त थे जो नायनार थे? नायनार किसके भक्त थे? भगवान शक्ति के, भगवान शिव के, भगवान ब्रह्मा के या भगवान राम के? नायनार भगवान शिव के भक्त थे, यह इसके लिए सही उत्तर है। उसके बाद आगे हम चर्चा करें, क्रेचमर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? अंतर्मुखी, लंबकाय, सुडैलाकाय, गोलाकाय? क्रेचमर के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, जबकि बाकी के 3 लंबकाय, सुडैलकाय एवं गोलकाय क्रेचमर ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न, गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों से संबंधित कविता है, कौन सा है? बिजक है, जपची है, चैतन्य चरित्रम है या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों, जो गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों से संबंधित कविता है वह जपची है। गुरु नानक से संबंधित जपची गुरु नानक की कविताओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 कि आय का चक्रीय प्रवाह है। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? उपभोग तथा उत्पादन, उत्पादन, आय तथा व्यय, फर्म तथा उद्योग, उपयुक्त सभी। जो इसके लिए सही आंसर था उत्पादन, आय तथा व्यय। उत्पादन, आय तथा व्यय आय का चक्रीय प्रवाह है। इसके बाद प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से स्थान व उद्योग के युग्मों से संबंधित युग्म गलत है। कोरबा एल्युमिनियम उद्योग, टीटागढ़ जूट उद्योग, धारीवाला ऊनी वस्त्र उद्योग, मुंबई लोहा इस्पात उद्योग।
जो इसके लिए गलत युग में था वह था मुंबई लोहा इस्पात उद्योग। दोस्तों, मुंबई कॉटनोपोलिस है, भारत का सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लोहा इस्पात उद्योग के लिए मुंबई प्रसिद्ध नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शन जो थे, कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, जबकि टीटागढ़ जूट उद्योग के लिए, धारीवाल ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न था, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न था, जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, खरोष्टी भाषा में या संस्कृत भाषा में? जूनागढ़ अभिलेख जो लिखा गया है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। उसके बाद अगला प्रश्न कि मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, या समाप्त करना सरल है या समाप्त करना कठिन है? इसके लिए जो सही आंसर था कि समाप्त करना कठिन है। मनोशारीरिक सीमाओं से बनने वाले जो अधिगम के पठार हैं उनको समाप्त करना कठिन है। नूरजहाँ के बचपन का नाम था? नूरजहाँ, मेहरुनिसा, नूर महल या उपयुक्त में से कोई नहीं। नूरजहाँ के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। अगला प्रश्न, भारत का ब्रिटिश के खिलाफ प्रथम आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? जो बंगाल में चले थे स्वदेशी आंदोलन, वह ब्रिटिश के खिलाफ प्रथम आंदोलन थे भारत के। इसके बाद अगला प्रश्न था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? आप लोग जानते हैं कि यह प्रश्न कितने बार रिपीट होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखें कि प्रश्न नंबर 53 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना आता है। समता के अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में या स्वतंत्रता के अधिकार में या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में? इसके लिए जो सही आंसर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक फ्रायड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानता है? अहम, इदम, पराहम या उपयुक्त में से कोई नहीं? जो मनोवैज्ञानिक फ्रायड हैं वह अहम को मनुष्य के भीतर मनुष्य मानता है। अगला प्रश्न नंबर 54 कि गांधी की राजनीतिक जीवन से संबंधित घटना है। गांधी जी से जो संबंधित घटना है, जीवन से संबंधित घटना वो कौन सी है? खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद या उपयुक्त सभी? इसके लिए जो सही आंसर था वह था उपयुक्त सभी। गांधी जी का मानना था, गांधी जी ने ये सभी आंदोलनों में भाग लिया था, इसीलिए यह प्रश्न का उपयुक्त सही आंसर है। जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान इस परिस्थिति में किया जाता है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? सीखने का ऋणात्मक अंतरण, सीखने का पार्श्विक अंतरण, सीखने का ऊर्ध्व अंतरण या सीखने का क्षैतिज अंतरण? इसे सीखने का क्षैतिज अंतरण कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग उसी प्रकार से लगभग समान परिस्थिति में करता है तो उसे सीखने का क्षैतिज अंतरण कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा दोस्तों तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अगला प्रश्न, अधिक्रमित अधिगम के साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया था? स्किनर के द्वारा, गिलबर्ट के द्वारा, नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा या केलर के द्वारा? अभिक्रमित अधिगम की जो साखी अभिक्रम का विकास है वह नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर ने अभिक्रमित अधिगम के साखी अधिक्रम का विकास किया। इसके बाद अगला प्रश्न, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हजरत महल द्वारा, नाना साहिब द्वारा, बहादुर शाह द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? जो कानपुर में सेना का नेतृत्व किया या जो 1857 के विद्रोह के नेता थे वह नाना साहिब थे या नाना साहिब के द्वारा किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखें कि निष्पत्ति के बारे में पूछा गया था। निष्पत्ति बराबर योग्यता धन अभिप्रेरणा का समीकरण किसने दिया था? फ्राइड ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने या मैस्लो ने? निष्पत्ति बराबर अभिप्रेरणा का समीकरण यह वुडवर्थ ने दिया था। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 61, मौलिक कर्तव्य हेतु किस समिति का गठन किया गया था? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बीपी मंडल आयोग या रणजीत सिंह सरकारिया आयोग? मौलिक कर्तव्यों के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। इसने मौलिक कर्तव्यों के लिए सुझाव दिया था संविधान में उसे शामिल करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 15 जून 2005 को, 11 जुलाई 2003 को, 15 जून 2004 को या 30 जुलाई 2006 ईस्वी को? इसके लिए जो सही आंसर था 15 जून 2005 ईस्वी को भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। कब मिली? 15 जून 2005 ईस्वी को। और यह लागू कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम। यहाँ से प्रश्न वनडे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 या यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से किस पुस्तक में राजत्व की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का विवरण मिलता है? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या ऐत्रेय ब्राह्मण में? राजत्व की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत मिलता है वह ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला प्रश्न देखें, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, पावलॉक, C.L. हल या थार्नडाइक? प्रबलन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह C.L. हल हैं। प्रबलन सिद्धांत के संपादक या प्रतिपादक C.L. हल हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 65, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरोजिनी नायडू? जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक प्रश्न इसी से पहले भी पूछा गया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में हुई थी, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। यहाँ पर पूछा गया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता हावड़ा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता रिसरा, कोलकाता
कौन नगर। इसके लिए जो सही आंसर था कोलकाता हावड़ा। कोलकाता हावड़ा हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, हर्षवर्धन कालीन प्रमुख विश्वविद्यालय था। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला। हर्षकाल में जो प्रमुख विश्वविद्यालय था वह नालंदा था, जबकि तक्षशिला मौर्यों के समय में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पालों के समय में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखें हम, प्रश्न नंबर 68, टिलाइट बनते हैं, किससे बनते हैं टिलाइट? नदी निक्षेप से, भूमिगत जल निक्षेप से, हिमानी निक्षेप से या वायु निक्षेप से? टिलाइट हिमानी निक्षेप से बनते हैं। इसके लिए जो सही आंसर था टिलाइट हिमानी निक्षेप से बनते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां बड़े उद्योगों के साथ लघु उद्योगों को महत्व दिया जाता है। कृषि एवं औद्योगिक दोनों क्षेत्र राज्य के द्वारा विकसित किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था को सैनिक एवं नागरिक दोनों शासनों द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप लोग जानते हैं कि निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का भी महत्व दिया जाता है, सह अस्तित्व होता है। इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सार्वजनिक के साथ निजी क्षेत्र के लोग भी जब जोड़ते हैं। अगला प्रश्न था, किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है? किसने कहा था? बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड, आई जेनक या कालमैन या गेट्स? इसके लिए जो सही आंसर था वह था बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड ने कहा था कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकता और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 71, कि शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना के पुरंदर अभियान का नेतृत्व किसने किया था? जयसिंह ने, मुअज्जम ने, मानसिंह ने या उदय सिंह ने? इसके लिए जो सही आंसर है उसके जयसिंह जो शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना ने पुरंदर अभियान किया था, जयसिंह उसके सेनापति थे, उस अभियान के सेनापति। अगला प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अदृश्य हाथ का कार्य है। यह अधिमांग की स्थिति में कीमतों में वृद्धि करता है, यह अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में कमी करता है, दोनों ए और बी या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसके लिए जो सही आंसर है दोनों ए और बी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अदृश्य हाथ का कार्य कि यह अधिमांग की स्थिति में कीमतों की वृद्धि करता है, जबकि अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में कमी करता है। जब मूल्य ज़्यादा होता है तो उस समय मांग अधिक होती है, जबकि मूल्य कम होने पर यानी मांग उस समय कम हो जाती है, तब मूल्य कम हो जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? मिस्टल, एंडीज, फान, आल्पस, चिनूक, राखी, लू, भारत। देखें दोस्तों, जो इसके लिए सही आंसर था वह था, जो सही आंसर नहीं था मतलब जो सही युग्म नहीं है, मिस्टल एंडीज, जबकि फान आल्पस पर्वत से चलता है, चिनूक राखी से चलती है और लू भारत में चलता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें कि राज्य की उत्पत्ति के लिए दो समझौते का वर्णन किया था, किसने किया था? लाक ने, हाब्स ने, रूसो ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो यह राज्य की उत्पत्ति के लिए दो समझौतों का वर्णन किया था वह लाक ने किया था। अगला प्रश्न देखें,
कि अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? मैस्लो के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा, हल के द्वारा या हर्ज़बर्ग के द्वारा? अभिप्रेरणा का जो स्वास्थ्य सिद्धांत है वह हर्ज़बर्ग के द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 76 कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसके लिए जो सही आंसर होगा शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। इसके बाद प्रश्न नंबर 77 कुल उत्पादन क्या होगा जब सीमांत उत्पादन नकारात्मक हो जाए? प्रश्न नंबर 77 कि कुल उत्पादन क्या होगा जब सीमांत उत्पादन नकारात्मक हो जाए? कुल उत्पादन इष्टतम होगा या कुल उत्पादन अधिकतम होगा या कुल उत्पादन अधिकतम स्तर पर पहुंचकर कम होना शुरू होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसके लिए जो सही आंसर है कुल उत्पादन अधिकतम होगा, अधिकतम स्तर पर पहुंचकर कम होना शुरू हो जाएगा। कब? जब कुल उत्पादन सीमांत उत्पादन क्या होगा? जब नकारात्मक होगा। प्रश्न नंबर 78 किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद शाह ने या उपयुक्त में से कोई नहीं? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की थी दिल्ली से। मोहम्मद बिन तुगलक से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके दरबार में कौन सा यात्री आया था। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान दंडी रहता था किसके दरबार में रहता था? महेंद्र वर्मन की राज्यसभा में, नरसिंह वर्मन प्रथम के राज्यसभा में, कृष्ण प्रथम की राज्यसभा में या नरसिंह वर्मन द्वितीय की सभा में? संस्कृत का जो प्रसिद्ध विद्वान था यह नरसिंह वर्मन प्रथम की राज्यसभा में रहता था। डंडिन संस्कृत का प्रमुख विद्वान नरसिंह प्रथम के दरबार में रहता था। 10 डिग्री चैनल है मतलब किसके बीच में है? यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो यह काफ़ी सरल प्रश्न बना दिया था क्योंकि जो 10 डिग्री चैनल है इसमें अगर हम ऑप्शन देखें डोवर एवं कालेंस के बीच, अलास्का एवं रूस के बीच, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच, छोटा अंडमान एवं निकोबार के बीच। इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे वह कुछ डिफरेंट थे जिससे कि आप लोग वैसे ही उत्तर का पता कर सकते थे कि 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान एवं निकोबार के बीच में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 81 निम्नलिखित में से इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है? आइन ए अकबरी, बाबरनामा, इंडिका या रिहला? देखें दोस्तों यह इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और 8 सालों तक उसका काजी रहा था और इसने रिहला नामक पुस्तक में इसका वर्णन किया है। प्रश्न पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था जो राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। प्रश्न अभी पूछा गया था कि दिल्ली से देवगिरी को राजधानी किसने स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रिहला के लेखक इब्न बतूता 8 साल तक रहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के अनुपात में कितना प्रतिशत होना चाहिए? 15%, 10%, 25% या 20%? इसके लिए जो सही आंसर है 15%, 15% होना चाहिए। किसी भी राज्य या केंद्र में या भारत के किसी भी राज्य में जो मंत्रिपरिषद होगा वह लगभग वहाँ की सदस्य संख्या के 15% के कम होगा या 15% अधिकतम
हो सकता है। अगला प्रश्न था, भारत के में संविधान की 10वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 53वीं संविधान संशोधन, या 54वीं, या 51वीं, या 52वीं? जो इसके लिए सही आंसर है 52वीं संविधान संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो दल बदल कानून से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाता है कि दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल 10वीं अनुसूची में। इसके बाद प्रश्न नंबर 84, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या संसद द्वारा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न डिसकैलकुलिया संबंधित है, खराब हस्तलेख से, उच्चारण से, अक्षरों को लिखने से, या अंकों को समझने से? जो डिसकैलकुलिया है यह अंकों को समझने से संबंधित है। अंकों को समझने में इसमें परेशानी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक हैं। द जनरल ऑफ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ, जे.एम. कीन्स, प्रोफेसर मार्शल, या प्रोफेसर रॉबिन्स? इन चार ऑप्शन से सही ऑप्शन था जे.एम. कीन्स। जे.एम. कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 87, कि टीथ क्या था? कृषि कर, भूमि कर, चर्च द्वारा लगाया गया कर, या उपयुक्त में से कुछ भी नहीं? इसके लिए जो सही आंसर था, चर्च द्वारा लगाया गया कर टीथ कहलाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति होगी? एक ऋण सीमांत बचत प्रवृत्ति, एक गुणा सीमांत बचत प्रवृत्ति, एक धन सीमांत बचत प्रवृत्ति, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसके लिए जो सही आंसर है वह है एक ऋण सीमांत बचत प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी? एक ऋण बचत प्रवृत्ति। इसके बाद अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130? इसके लिए जो सही आंसर था अनुच्छेद 129। 129 को भारत के उच्चतम न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय बताया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 90 पर हम चर्चा करें। जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे, सामान्य मूल्य स्तर पर मुद्रास्फीति, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, या आर्थिक समृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, या वस्तुओं का मूल्य निर्धारण? इसके लिए जो सही आंसर था वस्तुओं का मूल्य निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। जबकि बाकी तीन, सामान्य मूल्य स्तर पर मुद्रास्फीति, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, आर्थिक समृद्धि एवं विकास का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होगा? कैसा होगा? सी आकार, भी आकार, एल आकार, या यू आकार? इसके लिए जो सही आंसर है यू आकार। यू आकार, अल्पकालीन औसत लगान वक्र का आकार यू आकार का होता है। प्रश्न नंबर 32, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया गया था। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गिलफोर्ड के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, जॉनसन एवं स्टर्न के द्वारा, या थार्नडाइक के द्वारा? जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया गया था वह थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 93, चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है? किसने कहा? डेसियल ने, फ्रेंडसन ने, गेट्स ने, या बोरिंग ने? चालक शक्ति
का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है। यह कथन डेसियल का था। अगला प्रश्न चर्चा करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 94। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं या नहीं? शनि एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, मंगल एवं शुक्र कक्षाओं के बीच, या मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, या पृथ्वी एवं मंगल की कक्षाओं के बीच। जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कोंकण रेल मार्ग गुजरता है? पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला से, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला से, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से, या हिमाद्री पर्वत श्रृंखला से? इसके लिए जो सही आंसर था पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से कोंकण रेल मार्ग गुजरता है। अगला प्रश्न कि निम्न में से भारतीय उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया था? एच.जे. कान्या, बी. रामास्वामी, सुधीर रंजन दास, टी.एस. ठाकुर। वी. रामास्वामी पर महाभियोग लगाया गया था, जो इसके लिए सही आंसर था बी. रामास्वामी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना दी गई है ऑटो शिम्ड द्वारा, जेम्स जीन्स द्वारा, लाप्लेस द्वारा, या कांट द्वारा? देखें दोस्तों, जो यह निहारिका सिद्धांत या परिकल्पना दी गई थी यह लाप्लास के द्वारा दी गई थी। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न कि ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है? क्या अर्थ है अभिवृत्ति का ट्रेवर्स के अनुसार? इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता जिससे व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जाती है, या अधिगम की क्षमता, या व्यवहार परिवर्तन, या व्यवहार के लक्षण? इसका जो सही आंसर था कि ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है कि इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता जिससे व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जा सकती है। अगला प्रश्न देखें कि किस मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है? स्वमानक में, स्वमानक मापन में, या मानकी मापन में, या निरपेक्ष मापन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जो इसका सही आंसर था निरपेक्ष मापन में। निरपेक्ष मापन में आरंभिक बिंदु शून्य होता है। आज का आखिरी प्रश्न जो इस प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है, क्या होती है? यह ऑप्शन इसके लिए दिए गए थे कि नीचे की ओर ढाल, पठार, या प्रारंभिक तेजी। जो इसका सही आंसर था वह था प्रारंभिक तेजी। देखें दोस्तों, हमने आज 100 प्रश्नों पर चर्चा की थी जो उत्तराखंड एसएसटी विषय में पूछे गए थे। 2021 में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। आप किसी भी स्टेट से अगर एसएसटी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। साथ ही साथ आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को यह प्रश्न जीके में भी पूछे